तो हम ये कैसे समझें कि हमें एमआरआई कराने की ज़रूरत है या फिर एक्स-रे? तो आज मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं ऐसा रिपोर्ट देखा हूँ जिसमें एक्स-रे कुछ और बता रहा है और जबकि एमआरआई कुछ और बता रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी थोड़ा-सा ये हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें रियली में प्रॉब्लम हुआ क्या है? क्योंकि अगर हमारे घुटने में दर्द होना शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम अच्छे अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर बोलते हैं वो हमें कराना होता है। अब वहाँ पर चूँकि सुविधा एमआरआई का है, तो वो एमआरआई लिखते हैं और एमआरआई के अनुसार जो हमारा डायग्नोस होता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कभी-कभी वो फेल हो जाता है, कारण बस यही है कि एमआरआई हो सकता है कि वहाँ पर एमआरआई के जगह पर एक्स-रे करने की ज़रूरत थी। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर समझिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ कि आपको एक्स-रे की ज़रूरत है कि एमआरआई की। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जिसमें एमआरआई कुछ और बता रहा है और एक्स-रे कुछ और बता रहा है। ट्रीटमेंट जो हो रहा है उससे पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आखिर पब्लिक करे तो क्या करे? क्योंकि मैं अपने लाइफ में जो देखा हूँ कि एमआरआई और एक्स-रे के रिपोर्ट में जो कन्फ्यूज़न है, उसको जाने बिना डायग्नोसिस हम कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसी का रीज़न है कि हमारा कंप्लीटली वो ट्रीटमेंट फेल होता है। मैं आज 2 रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, दोनों का एमआरआई दिखाने वाला हूँ और दोनों का एक्स-रे भी दिखाने वाला हूँ। दोनों के रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो आसमान-ज़मीन का अंतर मिलेगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास से बहुत सारे रिपोर्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली 2 ही व्यक्ति का रिपोर्ट है। एक ये रिपोर्ट है और एक ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, ये है महावीर के नाम से, ठीक है? अब इस रिपोर्ट को मैं खोलता हूँ, थोड़ा-सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हम कन्फ्यूज़ कहाँ पर होते हैं? क्यों हमारा एमआरआई के बाद भी हम इन मेनिस्कस टीयर के लिए आर्थ्रोस्कोपी कराते हैं, उसके बाद भी हमारा ठीक नहीं होता है, यह कारण क्या है? अगर ये एमआरआई में देखेंगे तो नाम देख लें, नाम महावीर है। अ, इसमें जो रिपोर्ट आया है, उसमें है कॉम्प्लेक्स टीयर। छोटा-छोटा मैं बताना चाह रहा हूँ complex tear in medial meniscus and horizontal tear, radial tear, thinning of altered signal intensity ACL, thinning of medial collateral ligament and adjacent edema spaced grade 2 sprain, joint fusion with extension of medial lateral and suprapatellar rashes। और लास्ट में है ऑस्टियोआर्थराइटिस वीकिंग एट टिबियल फेमोरल कॉन्डाइल एट पोल ऑफ द पटेला with focal area of the loss of articular cartilage, subchondral cyst and reduction of patellofemoral joint space or osteoarthritis। ये एमआरआई के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा मेनिस्कस टियर है और वो भी मेडियल साइड में है, हॉरिजॉन्टल टियर है, रेडियल टियर है, कॉम्प्लेक्स टियर है, राइट? अब यहाँ पर जो डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे तो वही करेंगे कि हाँ, हमारा ये मेनिस्कस टियर है, इसको हम आर्थ्रोस्कोपी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नो डाउट मे बी पॉसिबल कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर एमआरआई नहीं करा करके अगर हम एक्स-रे कराते तो क्या होता? अब हम चलते हैं एक्स-रे देखते हैं। एक्स-रे यही व्यक्ति का है, जो एक्स-रे मैं दिखा रहा हूँ। अगर हम इसको देखते हैं तो ये राइट और लेफ्ट की एक्स-रे है। कैन यू डायग्नोज? ये एक्स-रे में जो मेडियल साइड है, ये लेफ्ट पैर का है। ये मेडियल साइड में गैप थोड़ा बहुत भी दिख रहा है आपको? आंसर इज नो। दोनों हड्डियां आपस में टकराने वाली है, यानी कि फीमर और हमारा टिबिया दोनों के बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 तक पहुंच गया है। और जब लेटरल साइड में देखेंगे लेफ्ट लेग का तो ये नॉर्मल है। इट मींस दिस इज क्लियर कट ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन एमआरआई में क्या आया? वो आया मेनिस्कस टियर, रेडियल टियर, कॉम्प्लेक्स टियर, हॉरिजॉन्टल टियर, सभी टियर आया। लास्ट में सिर्फ ये बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज, राइट? यहाँ पर अगर हम राइट की बात करें तो राइट में देख लें, सेम स्थिति है। हमारा ऊपर का बोन, ये जो फीमर है वो हमें दिखाई दे रहा है और नीचे का बोन टिबिया है जो कि आपस में सट रहा है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। और जबकि हम लेटरल साइड में देख रहे हैं तो लेटरल साइड में हमारा बिल्कुल नॉर्मल गैप दिख रहा है जो नॉर्मल होता है। इट मीन्स ये भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 में पहुंच चुका है।
अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या हुआ या यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हुआ सो मैं बताता हूँ। क्योंकि डॉक्टर तो एमआरआई कराया, एमआरआई कराने के बाद जब वो पेशेंट से बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम उसको आर्थ्रोस्कोपी करेंगे या फिर पीआरपी करेंगे या फिर हाइलोरेनिक एसिड का इंजेक्शन चढ़ा देंगे, आपका ठीक हो जाएगा। मे बी पॉसिबल कि हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है? दोनों हड्डियाँ जो आपस में टकरा रही है, क्या ये संभव है कि हाँ, उनका दर्द ठीक हो जाएगा इस एरिया में? आंसर इज़ नो। ठीक है? तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये व्यक्ति का एज भी अगर हम कहें तो मेरे ख्याल से 48 के आसपास है, 48 इयर्स ओल्ड। ओके? और एक्स-रे का मैं एमआरआई का भी रिपोर्ट में देखता हूँ एज, एज है हमारा 48, राइट? यानी कि ये रिपोर्ट दोनों का सेम है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ। एक है ये रिपोर्ट अ, देखेंगे, ये है अ, संतोष। संतोष जी का रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको इसका दूसरा पेज देखते हैं जो इम्प्रेशन देता है और इम्प्रेशन में देते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इम्प्रेशन में देखते हैं तो सजेस्टिव ग्रेड 3 मेडियल मेनिस्कस टियर। इट मीन्स यहाँ भी मेडियल मेनिस्कस टियर की बात की गई है। ग्रेड 2 हॉरिजॉन्टल सिग्नल इंटेंसिटी नोटेड इन posterior horn of lateral meniscus without any articular surface extension suggestive of chronic grade 2 lateral meniscus tear। यानी कि ग्रेड 2 lateral meniscus tear है एंड ग्रेड 3 medial meniscus tear है। Minimal joint effusion seen and suggestive of chronic ACL sprain and low grade intrasubstance tear। It means ACL sprain भी है, marginal osteophyte noted, medial tibiofemoral joint with significant articular cartilage thinning and fissuring along medial patellofemoral and tibial femoral joint with the subchondral cyst changes suggestive of degenerative knee joint changes। इट मीन्स ये भी हमें जो फोकस कर रहा है वो मेनिस्कस टियर पर फोकस कर रहा है, ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का। सिर्फ लास्ट में एक के लाइन, छोटा सा लाइन दिया गया है कि डिजेनरेटेड नी जॉइंट चेंजेज। दैट मीन्स एमआरआई जो है वो हमारे बोन का उतना क्लियर कट रिजल्ट नहीं दे पाता है। वो सिर्फ हमारे सॉफ्ट टिश्यू के बारे में अच्छे से स्टडी करके बताता है कि एसीएल कैसा है, पीसीएल कैसा है, हमारा जो वहाँ पर मेनिस्कस है वो कैसा है, कैसा फटा है, कैसा कटा है, कैसा वो मुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ के बारे में डिटेल से देता है। लेकिन हमारा बोनी जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सही से वो रीड नहीं कर पाता है। उसी का कारण है कि ये हमारा कहीं पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है, सिवाय इसके कि डीजेनरेटेड नी जॉइंट चेंजेस सजेस्टिव ऑफ डीजेनरेटेड नी जॉइंट चेंजेस। अब मैं इनका एक्स-रे देखता हूँ। एक्स-रे में आप खुद क्लियर कर सकेंगे कि आखिर इनका एक्स-रे का क्या स्थिति है। तो एक्स-रे में अगर हम देखते हैं तो कैन यू इमेजिन दिस इज आल्सो संतोष एंड दिस इज हिज एक्स-रे। दिस इज मेडियल साइड, यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसमें गैप की कितनी कमी हुई है। इसको अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं तो ग्रेडिंग में अगर करते हैं तो ग्रेड 3 भी कह सकते हैं, ग्रेड 4 भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं ग्रेड 2 से 3 की तरफ जा रहा है। जबकि हमारा लैटरल साइड में कोई भी गैप की कमी नहीं है। इट मीन्स ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर आदमी कराए तो क्या कराए? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एमआरआई करा रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा? एमआरआई में हमारे घुटने के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मेनिस्कस होता है, एसीएल होता है, पीसीएल होता है, एलसीएल और एमसीएल होता है, उसके बारे में सम टाइम कुछ-कुछ हमारे कार्टिलेज होते हैं, उसके बारे में स्टडी करता है कि उसका लेयर में कितना कमी आई है, थिनिंग है कि थिकिंग है। ओके? डिजेनरेटेड है या हमारा एसीएल मिक्वाइड है, ये सारी चीज़ हमें एमआरआई में देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज़ हमें अगर एक्स-रे कराते हैं, तो एक्स-रे में हमारा वो सब सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है और हमें सिर्फ हड्डियाँ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि वो हमारे मेडियल साइड में या लैटरल साइड में गैप जो नॉर्मली होना चाहिए, वो कितना कम हुआ है कि नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर जो एज है इनका 57 बरस है और जबकि इनका एज आई थिंक 57 ईयर्स होना चाहिए, यस 57 ईयर्स है। दोनों का केस अलग-अलग नहीं है, बल्कि दोनों का केस एक ही है। किसी को भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट का या इंजरी का या फिर ट्विस्टिंग का कोई घटना दुर्घटना नहीं हुआ है। दोनों को जनरल जो हमारे घुटने में दर्द होता है, वही हुआ था। लेकिन चूँकि इन्होंने अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना चाहा, तो वहाँ पर एमआरआई हुआ और दोनों के साथ डायग्नोसिस में हमारा बिल्कुल कन्फ्यूजन रहा और यही कारण है कि हमारा वो ट्रीटमेंट भी होगा तो वो गलत ही होगा, क्योंकि हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि मेनिस्कस टीयर हमारा हुआ है तो हम उसको आर्थ्रोस्कोपी करा दें या फिर वहां पर हम पीआरपी डला लें या फिर हम वहां हाइलोरेनिक एसिड डला करके काम करा ले या फिर स्टेम सेल, बहुत सारे ट्रीटमेंट है उसका, बहुत सारी थेरेपी है, उसको करा करके हम ठीक हो जाएं। आंसर इज नो, दिस इज रॉन्ग डायग्नोसिस। यही कारण है कि हमारा मेनिस्कस टीयर का आर्थ्रोस्कोपी हमारा फेल करता है और वो हम सही से काम हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि आपको अगर कुछ दवाइयाँ चलेगी, कुछ कोलेजन टाइप 2 की दवाइयाँ चलेगी या फिर हो सकता है कि आपको कुछ पेन किलर दिया जाएगा, तो कुछ दिनों तक के लिए आपको दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आपका जो हड्डियाँ सट रही थी, वो एक दूसरे पर और चढ़ने लगेगी क्योंकि आप रोज़ाना जो काम करते थे, वो कर रहे हैं, राइट? तो अब हमें इसके लिए ये डिसाइड करना कि हमें एक्स-रे कराना चाहिए या एमआरआई, उसके बारे में मैं 2 लाइन बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का एज 20 वर्ष से लेकर के 35 के बीच में है और उस व्यक्ति का जनरल जो दर्द होता है वो नहीं हुआ है, किसी तरह का ट्विस्टिंग हुआ है पैर में, दौड़ने के क्रम में छत से गिर गए या फिर सीढ़ियों से गिर गए, कोई पैर ट्विस्ट होके गिर गया या फिर किसी भी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, खेलने के क्रम में उनका पैर ट्विस्ट हुआ, तो उस क्रम में अगर हमें ज़रूरत है तो हम एमआरआई कराएँगे। एक्स-रे नहीं कराएँगे, एक्स-रे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमारा एसीएल टियर का चांस होता है, मेनिस्कस टियर का चांस होता है, एसीएल एस्पिरिन वगैरह का चांस होता है, तो उसे हमें एमआरआई करके पता कर सकते हैं। और अगर हमारा मेनिस्कस टियर हो गया है, तो हमें एक एक्स-रे ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि हम देख सकें कि मेडियल साइड में हमारे गैप की कमी तो नहीं हो रही। अगर ये नहीं हो रही है तभी हम अगर चाहते हैं कि आर्थ्रोस्कोपी करा कर के हम उससे स्टिचिंग करा लें तो नो डाउट आप करा सकते हैं, लेकिन एक बार एक्स-रे ज़रूर करा लें। अब वैसे व्यक्ति जिनका एज 48 या 40 से ऊपर हो गया है और उनको कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सीडेंट का, किसी तरह का पैर का ट्विस्टिंग होने का या फिर किसी भी तरह का चोट लगने का, खेलने-कूदने के क्रम में कोई दर्द नहीं हुआ है, वो सिर्फ एज रिलेटेड दर्द हुआ है, तो उन्हें तो मैं कहूँगा कि आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। एमआरआई में फालतू का आपका पैसा बर्बाद होने वाला है, आप सिंपल एक्स-रे करा लें। एक्स-रे में अगर कुछ नहीं दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि हमारे मेडियल साइड में जो गैप की कमी नॉर्मली होना चाहिए उतना है और लैटरल साइड में भी है, हमें दर्द हो रहा है उसके बाद भी और वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तब आप एमआरआई करा सकते हैं। लेकिन ऐसा गलती ना करें कि अगर हम एमआरआई करा रहे हैं जनरल दर्द में, तो एमआरआई के रिपोर्ट के भरोसे रह जाएँ और आपके अंदर, आपके घुटने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस पनपते रहे, बढ़ते रहे और वो एक समय आए जब आपको कह दिया जाए कि आपको टी केयर कराने के अलावे कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, मैं कोशिश किया हूँ कि इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको सारे चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, वैसे व्यक्ति जिनका एज 20 बरस से लेके मैक्सिमम 40 बरस या 35 बरस तक है और उनको एक्सीडेंटल किसी तरह का इंजरी हुआ है, तो उसमें एमआरआई कराने की ज़रूरत है। एमआरआई में अगर मेनिस्कस टियर, एसीएल एस्पिरिन, पीसीएल एस्पिरिन वगैरह या टियर आया है, तो आपको एक एक्स-रे भी करा लें, दोनों मैंडेटरी है, ताकि यह पता चल सके कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम है या फिर हमारा कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस का चेंजेस भी आ रही है या फिर हो सकता है कि वहाँ पर हमारा बोन घिसना भी शुरू हो गया है। तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स-रे में ही दिखाई देता है। और अगर आपका एज 40 प्लस हो रहा है या 35 प्लस हो रहा है और आपका साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंटल दुर्घटना कुछ भी नहीं हुआ है खेलने के क्रम में या फिर किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट या पैर ट्विस्टिंग का मामला नहीं हुआ है,
तो आपको सिंपल एक्स-रे करवाना है, क्योंकि घुटने के दर्द में एक्स-रे जब होता है तभी हमारा बोन का जो सही स्ट्रक्चर है, मेडियल साइड में गैप की कमी नज़र आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर चुकी है। और अगर हम एक्स-रे कराए हैं और एक्स-रे में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें नहीं दिखाई दिया है, तब हम एमआरआई कराएँगे कि कहीं हमारा मेनिस्कस टियर है कि नहीं, एसीएल स्प्रेन, पीसीएल स्प्रेन या टियर है कि नहीं। तो हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि डायग्नोसिस अगर गलत होगा तो आपका ट्रीटमेंट भी गलत होने का चांस है और उस ट्रीटमेंट का फेल होने का भी चांस बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपका स्थिति क्या है, आपको एक्स-रे कराने की ज़रूरत है या एमआरआई कराने की ज़रूरत है या किसी एक से भी काम चल जाएगा या दोनों की ज़रूरत है। जबकि एक लाइन में मैं यह कह सकता हूँ कि चाहे तो आपको मेनिस्कस टियर है, हॉरिज़ॉन्टल हो, रेडियल हो, बकेट शेप्ड हो या किसी भी तरह का मेनिस्कस टियर हुआ हो, एसीएल स्प्रेन हो, पीसीएल स्प्रेन हो या आपका एसीएल टियर हो, ग्रेड 1 हो, लो ग्रेड हो या हाई ग्रेड हो, ग्रेड 2 हो, मैक्सिमम ग्रेड 2 तक मैं बात करूँगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं एसीएल टियर और पीसीएल टियर पे भी बनाने वाला हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, उसको भी मैं क्लियर करूँगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सारे चीज़ों को, मेनिस्कस टियर को, एसीएल स्प्रेन, पीसीएल स्प्रेन या कॉन्डोमोलिसिया पैटिला, इन सारे चीज़ों को आराम से एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। 1 से 2 महीना मेहनत कर लें, तो आप अपना लाखों रुपया बचा सकते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो। और दूसरी बात, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया है, ऐज चाहे जो भी हो, चाहे आप 25 के हों या फिर 50 के हों या 75 के हों, सारे लोग अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 तक भी हैं, वो भी अपने आप को एक्सरसाइज करके ठीक कर रहे हैं विदाउट एनी सर्जरी। ओके, तो एक्सरसाइज में वह ताकत है कि आपके मेनिस्कस टियर को भी ठीक कर सकता है और आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर सकता है। तो आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं अगर आपको मेनिस्कस टियर है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को देख लें। उसमें 5 एक्सरसाइज बताया हुआ है, ये पाँचों एक्सरसाइज को करें और आप भी अपने घुटने के ऑपरेशन, खास करके मेनिस्कस टियर का हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो, बच सकते हैं। 100% अपने घुटने को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके एक्स-रे, आपके एमआरआई या आपके किसी भी तरह का रिपोर्ट का क्या सॉल्यूशन है, क्या उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप मेरे ये ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना एक्स-रे, एमआरआई वगैरह भेज सकते हैं। एक छोटी-सी फ़ी होती है, उस फ़ी को पे करके आप एक्सरसाइज करके कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।